आज का जो हमारा आईएफपीएच का हिंदी दैनिक वेबिनार का सेशन है वो है 566वां, यानी कि 566 सेशन है आज हमारा डेली हिंदी वेबिनार का। और जो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं कोलकाता से डॉक्टर सप्तऋषि बैनर्जी। डॉक्टर सप्तऋषि, आप सुन सकते हैं सर? अपना वीडियो ऑन और ऑडियो ऑन कर लीजिए। Yeah, yes, I can listen to you. आपका बहुत I बहुत can hear स्वागत है you, सप्तऋषि but my आईएफपीएच। title is Chaudhary, not Banerjee. यस, तो आज का जो डॉक्टर सप्तऋषि का एक छोटा सा इंट्रो में देना चाहूंगी। बहुत ही वेरिड क्लिनिकल और एजुकेशन एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर सप्तऋषि चौधरी, सॉरी सर बैनर्जी नहीं, सप्तऋषि चौधरी का। जो अभी फिलहाल प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है और विजिटिंग फिजिशियन है महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हावड़ा में। और काफी इनका पास्ट एक्सपीरियंस भी रह चुका है एजुकेशन फील्ड में एज एसोसिएट प्रोफेसर और रीडर DND HMC&H कोलकाता में, और विजिटिंग फिजिशियन भी है। बाकी डॉक्टर सप्तऋषि का काफी क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी रहा है और उन्होंने काफी पब्लिकेशंस भी दिए हैं, जो मेन जिसमें से है डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्योर्ड बाय होम्योपैथी अ केस रिपोर्ट, and homeopathic management of pain and stiffness of arthritic knee joint, traumatic tongue fibroma treated with individualized homeopathic medicines। तो एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल होम्योपैथी में सर का मेन फोटे रहा है। और आज का जो डॉक्टर सप्तऋषि का टॉपिक है वो भी है कि एविडेंस, यानी कि साक्ष्य आधारित, यानी कि जैसे हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी द्वारा डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हम कैसे केस मैनेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर सप्तऋषि, हाँ डॉक्टर जी। सप्त हाँ जी सर, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो डायरेक्टली। ओके, तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो मैं फिर शुरू कर सकता हूँ, डॉक्टर शान बिल्कुल जी? बिल्कुल बिल्कुल ओके, डॉक्टर सप्तऋषि, हाँ जी। ठीक। हाँ जी, थैंक यू। ये आईएफपीएच का जो श्रृंखला है, इसमें जो इंग्लिश सेशन जो था मेरा 1 महीना पहले, हाँ तो जी, वहाँ पे मैं ये जो डीप वेन स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस टू होम्योपैथ एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच जो है, ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ हूँ। ओके, और आज मैं ये हिंदी श्रृंखला श्रृंखला में मैं फिर ये बोलने जा रहा हूँ। तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है, ये हम लोग बोलते हैं कि ये सर्जिकली बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जानलेवा हो सकता है। तो इट्स वेरी डेंजरस ये ट्रीटमेंट करने के, अगर आप चाहते हो ट्रीटमेंट करने के लिए, फिर सर्जरी का जो आदमी है वो बोलेगा इट्स वेरी डेंजरस एंड यू शुड नॉट टेक द जो बोलते हैं रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मगर अगर हम लोग ठीक ठाक डायग्नोसिस कर सके और हम जुडिशियस अगर क्लिनिकल अप्रोच हम लोगों का रहेगा, और अगर हम लोग अपना स्कोप एक्सप्लोर करते हैं, और अगर हम अपना लिमिटेशन जानते हैं, तो ये चीज हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ऐसा चीज हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है ना? मगर वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ना। तो पहले तो चीज जो है, ये डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये क्या है? ये क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है ना, ये जो हम लोगों का डीप वेन्स है, उसके अंदर जो खून जो है वो जम जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट हम जिसको बोलते हैं। तो और कौन सा वेन में होता है? डीप वेन्स, दैट मीन्स वेन्स जो कि डीप फैसा का नीचे रहता है, ठीक है ना? और ये यूजुअली लोअर लिम्ब में ये ज्यादा होता है, पैर में ज्यादा होता है, अपर लिम्ब में होता है, मगर ज्यादातर ही हम लोग जो भी केसेस देखते हैं, ये लोअर लिम्ब में ज्यादा होता है हम लोगों का। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम लोग सोचना चाहें तो क्यों ये इम्पोर्टेंस इसका क्या है? वो है कि इसका जो प्रॉब्लम जो होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, ये डीप वेन अगर कोई थ्रोम्बस अगर फॉर्मेशन कर रहा है वेन के अंदर, वेनस अगर वेन के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर रहा है, अगर वो डिसलॉज वहां से होता है,
तो ये क्या होता है, वो सर्कुलेशन में आ जाता है, और सर्कुलेशन में आने के बाद वो डायरेक्टली ये एक एम्बुलस की तरह वो कॉमनली जो कर सकता है वो है पाल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और पाल्मोनरी एम्बोलिज्म, एंड विच में कॉज सडन डेथ। एंड ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि पाल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बहुत खतरनाक चीज है। और ये और एक चीज जो इसमें होता है, ये उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट थ्रोम्बोटिक फेनोमेना। इसमें क्या होता है कि ये थ्रोम्बस के चलते हुए उसका जो इफेक्ट है, इसके लिए क्या होता है, हम लोगों का जो पैर का जो लार्ज वेन्स, जो डीप वेन्स है, उसमें जो वाल्व्स होता है, वो वाल्व्स वगैरह डैमेज होता है। और अगर वाल्व्स वगैरह डैमेज होएगा तो उसमें क्या होगा कि उसका जो उसमें उसका अंदर जो ब्लड रहेगा, वो उसका जो प्रेशर, वो जो लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल का जो माध्याकर्षण का जो आकर गुरुत्वाकर्षण जब हम लोग बोलते हैं धरती का, उसके लिए ब्लड कॉलम क्या होता है, उसमें वो वेन का अंदर रह जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ हम लोग जानते हैं कि ये जो वाल्व है, वो वाल्व हम लोगों का ब्लड को क्या करता है, टुवर्ड्स हार्ट एक तरफ जाने के लिए मूव करने में हेल्प करता है। अगर वो वाल्व्स अगर अगर वो नष्ट हो गए तो क्या होगा, वो ब्लड कॉलम जो रहेगा वो वेन के अंदर वो लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और वेन का जो ट्यूनिका मीडिया जो है, मध्यम लेयर जो होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके चलते हुए वेरिकोसिटी और वेरिकोज वेन हम जिसको बोलते हैं वो वेरिकोज वेन होगा। और वेरिकोज वेन का बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है, हम लोग जानते हैं, तो वो हो सकता है। तो अगर वेरिकोज वेन है, अगर आप जानते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम जो है, फिर उसको कांस्टेंट दे रिक्वायर ट्रीटमेंट, एंड ऑब्वियसली दे वो उसमें लाइफ का जो एक्टिविटीज है उसमें लिमिटेशंस आ जाता है, एंड ऑब्वियसली ये इसमें जो ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो भी ज्यादा है, और समटाइम्स हम लोग को सर्जरी करवाना पड़ता है, और नहीं तो मेडिसिन खाना पड़ता है, और मेडिसिन भी जो भी है एलोपैथी में उसमें ज्यादा नहीं, हम लोगों का मेडिसिन है, और नहीं तो वो स्टॉकिंग्स जो है वो पहन के रहना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि लाइफ में कुछ दिक्कत आ जाता है, ठीक है ना, और इकोनॉमिकल बर्डन भी है, तो इसके चलते हुए तो ये एक प्रॉब्लम होता है। तो ये मोस्ट हम डीबीटी का जो फैक्ट जो है, हम लोग अगर थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दें तो हम लोग देख सकते हैं कि डीबीटी में क्या होता है, ये ज्यादातर 80% केसेस में क्या होता है, इनिशियली इट अपियर्स वेरी साइलेंटली, ये जो जब आता है तो बहुत ही साइलेंटली आता है, और ये जो साइलेंटली इसका जो फॉर्मेशन होना, ये एक तरह से डायग्नोसिस के लिए बहुत एक चैलेंजिंग एक सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि अगर अर्ली डिटेक्शन अगर हो पाएगा, अर्ली डिटेक्शन अगर होगा तो ट्रीटमेंट भी उतना हम लोग अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो आउटकम जो होगा वो ठीक ठाक होगा। मोर पीपल, ज्यादातर जो हम लोग का पॉपुलेशन जो है ये डीवीटी में सफर करता है rather देन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में जितना बार स्ट्रोक जितना भी होता है दुनिया में, या इन भारतवर्ष में आप मान लीजिए, तो उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा पर्सन वो डीवीटी में सफर करते हैं। वी ऑल नो कि क्या है कि सॉरी, मेरा थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आ जा रहा है इसमें अंदर, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, मेरा मैं पहले से बोल देता हूँ। तो ये क्या होता है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक जो होता है, ये तो हम लोग देखते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि बाई दिस 2020, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि हार्ट अटैक का जो राजधानी है वो इंडिया बनने वाला है, मगर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के से भी बहुत सारा डीवीटी केसेस होता है। एल्डरली जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जिसका उम्र 60 के ऊपर है, वो ऐसा अगर आदमी है, तो उसमें उन लोगों के लिए ये डीवीटी, ये 20, ये एसोसिएट हो जाता है 21% ऑफ 1 ईयर मोर्टेलिटी रेट। एक साल का जो मोर्टेलिटी रेट होता है उसमें 21% या 21% ज्यादा बढ़ोतरी होता है उसमें। और पाल्मोनरी एम्बोलिज्म जो मैंने अभी कहा है कि एक कॉम्प्लिकेशन है इसका, उसमें अगर हम देखें तो एल्डरली में वो 39% ज्यादा 1 ईयर मोर्टेलिटी रेट वो उसमें देता है। नाउ अगेन यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि pulmonary thromboembolism इज द मेन द कॉम्प्लिकेशन इसका, तो इसके लिए ये लाइन में थोड़ा बोलना चाहूंगा कि pulmonary thromboembolism और pulmonary embolism इज द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ। क्या होता है कि जो माएँ होते हैं, जो प्रेगनेंसी काल में, ये माँ में क्या होता है, ये मदर के लिए ये होता है कि उसका जो डीवीटी होने का जो चांस, ये 6 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और इस इन लोगों में पाल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ज्यादा होने की संभावना होते हैं, और उसमें मैटरनल डेथ जो है वो ज्यादा होने की संभावना होता है।
तो मैटरनल डेथ के लिए थोड़ा एक चीज मैं जानता हूँ कि आईएफपीएच में बहुत सारे क्लिनिकल जो होम्योपैथ डॉक्टर से बहुत सारे आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं। तो स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो क्लिनिकल डॉक्टर्स है उनको तो ये पता है, उनका ये तजुर्बा है, वो लोग जानते हैं, मगर स्टूडेंट के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये अगर जब आप आपका हॉस्पिटल में अगर ओपीडी में, क्लिनिक में, इंटर्नशिप में अगर कोई ऐसा वो प्रेग्नेंट वुमन अगर देख रहे हो और वो उसको उसके जब आप एग्जामिन कर रहे हो, जो भी देख रहे हो, तो जो आते हैं जब वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एक चीज याद रखना कि इन लोगों का डीवीटी होने का चांस है। तो और ये पाल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने का भी चांस है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट ये और एक चीज यहाँ पे हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो नॉन सर्जिकल जो पेशेंट्स जो हम लोगों के यहाँ पे आते हैं, हम लोगों का ये एक एक लगता है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सर्जरी का जो नॉलेज है, सर्जरी हम जो पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि सर्जिकल मेजर सर्जरी अगर हो रहा है और पेशेंट अगर बेड में कॉन्फाइंड हो रहा है और अगर वो मूव नहीं कर रहा है, तो उनमें डीवीटी होने का चांसेस ज्यादा होता है, और वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ये होने के चांसेस ज्यादा होता है। मगर ये एक चीज हम लोगों को देखने में आया है ये स्टडी में, कि जो नॉन सर्जिकल जो मेडिकल पेशेंट है वो भी इक्वली, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग वीटीई उसमें होता है। तो ये बात नहीं है कि ओनली सर्जरी, मेजर सर्जरी जिन लोगों को हो रहा है उन लोगों का ही वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। ये डीवीटी उन जो मेडिकल पेशेंट्स है उनमें भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इन इंडिया एमंग हॉस्पिटलाइज पेशेंट, जो भी हॉस्पिटल में अगर जो भर्ती होते हैं जो भी, उसमें देखा जाता है कि 45% ऑफ मेडिकल पेशेंट्स जो है, और यानी कि जिसको दवाइयाँ की जरूरत है उसमें, और 61% ऑफ सर्जिकल जो केसेस हम लोग का रहता है, वो दिखाता है कि उसमें ये डीवीटी होने का रिस्क ज्यादा होता है। नाउ जिन लोगों का डीवीटी है, वन हाफ ऑफ देम, और उन लोगों का जो आधा जो होता है, दे उनमें क्या होता है कि उसपे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, जिसको हम बोलते कहते हैं कि पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, जैसे कि मान लीजिए उसका पैर फूल जाना, पैर में दर्द होना, इस पैर के डिस्कलरेशन हो जाना। पैर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेट डीवीटी यूजुअली लोअर लिम्ब में होता है, इसीलिए। सो डिस्कलरेशन हो जाना, उसके उसमें स्केलिंग फॉर्मेशन करना, उसमें जैसे हमने बोले कि उसमें वेरिकोज वेन हो जाना, और वेरिकोज वेन हो जाने के बाद उसके वेरिकोज अल्सर वगैरह फॉर्मेशन करना। ये डिस्कलरेशन होता है क्योंकि वहां पे स्टेसिस पिगमेंटेशन फॉर्मेशन करता है, तो उसके पैर को काला काला पड़ जाता है देखने में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज अगर ये जिनको एक बार डीवीटी होता है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डीवीटी, ये बाद में अगर वेरिकोज वेन हो रहा है तो उसमें ज्यादा आता है ये इन लोगों में। सो वन थर्ड, दैट मीन्स अबाउट 33% ऑफ पेशेंट जो भी जिसका भी डीवीटी या जो पाल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर किसी को हुआ है, उसमें क्या होता है कि 10 अब नेक्स्ट 10 ईयर्स में और नेक्स्ट 10 वर्ष में ये होने का, फिर से होने का एक चांस रहता है। तो इसीलिए अगर हम लोग डीवीटी पेशेंट को अगर ट्रीट कर रहे हैं और सक्सेसफुली ट्रीट भी कर पाए, फिर भी उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों का ऑब्जर्वेशन में थोड़ा रखना है, क्योंकि इनमें डीवीटी वापस आने का एक चांसेस होता है। मगर हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का होम्योपैथी में एक सुविधा तो है, ये है कि अगर हम लोग अगर अपना ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट अगर खत्म करते हैं विथ ऑब्वियसली, जिसको हम इंडिकेटेड एंटीसोरिक ड्रग जो बोलते हैं, अगर माइमेटिक अगर ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये आने का चांस, वापस आने का चांस ये कम जाता है। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज मैं वो पहले वाला जो स्लाइड था उसी के स्लाइड के हिसाब से मैं यहाँ पे रहा हूँ। देखिएगा इसमें एक डेटा इसमें है, इसमें देखिएगा जनरल सर्जरी में जो पेशेंट्स आपके पास आ रहा है अब, या हॉस्पिटल में अगर कोई भर्ती हो रहा है, तो इनमें क्या देख रहे हैं कि जनरल सर्जरी विभाग में उसका एब्डोमिनल सर्जरी या मैलिग्नेंसी जिसका भी होता है, और उन लोगों का पोस्ट, या अगर मैलिग्नेंसी जो पेशेंट है, कैंसर पेशेंट जो है उसके पोस्ट कैंसर सर्जरी, तो उसमें क्या होता है कि डीवीटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मगर मगर ये स्लाइड देने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम लोग जानते हैं कि अभी क्या हो रहा है, हम लोग का अगर ओपीडी में हम लोग देखेंगे या पेशेंट्स अगर पूल देखेंगे,
होम्योपैथ डॉक्टर के चेम्बर में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारा मास्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर लेके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। और र्यूमेटोलॉजिकल पेशेंट तो बहुत ही ज्यादा होता है, और उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज्यादा होता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस लेके बहुत सारे पेशेंट आते हैं। और अभी ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जब से चालू हुआ है, हम देखते हैं कि बहुत सारा पेशेंट जो है वो नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं। और नी रिप्लेस ये दिखा गया है कि नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद, या हिप, अगर कोई हिप प्रोस्थेसिस अगर हो रहा है तो उसमें, तो इनमें भी ये जो पेशेंट्स है इनमें बहुत ज्यादा होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का चांस। तो अगर ऐसा पेशेंट आप देख रहे हैं, या आप ऐसा पेशेंट आपके पास आ रहा है, अगर आपको मौका मिल रहा है एग्जामिन करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए, तो आप सचेतन रहिए कि इसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो तीन चीज यहाँ पे ये थ्रोम्बस जो फॉर्मेशन करता है, ये तीन चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वार्चियोस्ट्राइड ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, एक तो वेनास्टेसिस हो गया, एक होता है वेसल वॉल इंजुरी, और तीन नंबर जो होता है वो है हाइपर कोआगुलेबिलिटी। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो हम लोग को याद रखना है, एक मैंने बोला कि एज अगर ज्यादा है, अगर बुजुर्ग आदमी है, एज अगर 60 साल के ऊपर है, तो इसमें रिस्क जो होता है डीवीटी होने का, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है विद द एज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एज। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, आज आज ऐसा हो रहा है कि आज तो आजकल ऐसे हो रहा है कि फ्लाइट ट्रैवल ज्यादा हो रहा है। और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर नेशन, हम लोगों का नेशन का प्रॉस्पेरिटी के लिए हम बहुत सारे पेशेंट ऐसे, बहुत सारे पीपल जो ऐसे हैं, ट्रैवलर्स ऐसे हैं जो बाहर बाहर देश में घूमने जा रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि लॉन्ग अगर फ्लाइट अगर आप ले रहे हैं, या ट्रेन में बहुत सारा टाइम अगर जा रहे हैं, और मूवमेंट अगर आपका कम कम हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस ज्यादा होता है, और बुजुर्ग आदमी जो होता है उसका ज्यादा होता है। Now, if a patient has is having a varicose vein, अगर varicose vein अगर है, इसका अगर BMI जो हम बोलते हैं, वो अगर था मोर देन 30 kg/m² अगर है, और ये यानी कि उसके ओबिसिटी, अगर जो ओबेज आदमी जो है, मोटापा जिसमें है, उसमें ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज जिसको हम बोलते हैं, लाइक मान लीजिए मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर का पेशेंट जो है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो पेशेंट है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, दैट मीन्स क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो पेशेंट है, कोई कोई एंडोक्राइन डिजीज पेशेंट जो होता है, मान लीजिए हाइपोथायराइडिज्म जो जिसमें ज्यादा है, रेस्पिरेटरी डिजीज कुछ कुछ है, या जैसे मान लीजिए सीओपीडी का जो पेशेंट है उसमें, और जिन लोगों का होमोसिस्टिनेमिया जिसमें ज्यादा होता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी जिसमें ज्यादा होता है, या अगर रिसेंट इन्फेक्शन अगर है, तो ये जो मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज जो है, ये मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज ये भेसल वॉल इंजरी इनमें ज्यादा होता है, और हाइपर कोagulable स्टेट भी ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, ये पेशेंट में ये वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस ज्यादा होता है। नाउ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या इस्ट्रोजन कॉन्ट्रेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी अगर चल रहा है कोई भी पेशेंट में, यानी कि महिलाएं में, तो ओसीपी जिन लोग जो 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 यूज करते हैं, उसमें वीटी होने का चांसेस, और वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने का चांसेस, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस इसमें ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी मैंने हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक्टिव कैंसर या कैंसर ट्रीटमेंट में ठीक है, डिहाइड्रेशन इंक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन इसमें क्या होता है, ब्लड विस्कोसिटी ज्यादा होता जाता है, हाइपर कोagulable स्टेट ज्यादा होता है, तो उसमें डीवीटी होने के चांसेस ज्यादा होता है। और थ्रोम्बोफिलियाज लाइक डेफिशिएंसी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3, प्रोटीन सी, प्रोटीनेस, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम जिन लोगों में ज्यादा होता है, मान लीजिए एसीली का पेशेंट अगर है आपके पास आ रहा है, तो उन उन लोगों में डीवीटी होने के चांसेस ज्यादा होता है। और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर कोई हिस्ट्री ऑफ वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या डीवीटी है, तो उनमें होने का चांसेस भी ज्यादा होता है। ना कैसे इसको डायग्नोस करना है? नाउ क्या होता है कि बहुत सारा पेशेंट ये, या ज्यादातर ही पेशेंट ऐसे होता है जिसमें प्रायर कोई फिजिकल सिम्टम्स या फिजिकल साइंस ऐसे नहीं होता है, और अपरेंटली जो भी हेल्दी है उनमें भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस या वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ये ऑकर कर सकता है विदाउट हैविंग एनी प्रोमिनेंट प्रीडिस्पोजिंग कॉज, कोई प्रीडिस्पोजिंग कॉज कॉज छोड़ के।
इन एनी डायग्नोसिस, हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल मेडिसिन में, अगर कोई भी डायग्नोसिस अगर करना है, इफ अगर डायग्नोसिस को मान लीजिए आप 100 नंबर दे रहे हैं, तो हिस्ट्री ऑफ उनमें आ जाता है 40 नंबर, यानी कि द वैल्यू ऑफ हिस्ट्री टेकिंग इज 40 आउट ऑफ 100. सो ए डिटेल्ड हिस्ट्री एंड अ केयरफुल इंस्पेक्शन and examination is extremely valuable, and it is the only key sometimes. ठीक है। इनमें क्या होता है, जहां पर ही होता है, जिस लेग में अगर जिस पैर में अगर हो गए, हाथ में अगर हो गए, तो वहां पे क्या होता है, एक वेनस, ऑब्वियसली वेनस स्टेसिस हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, एक रेडनेस होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्जेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेग्मेशिया सेरुलिया डोलेंस। एंड ऑब्वियसली ये कॉन्जेशन अगर ज्यादा होगा तो फिर उसमें क्या होगा, वहां पे इडिमेटस चेंजेस होगा, और वहां पे प्रेशर ज्यादा होने से उसमें के बाद में क्या होता है, जो आर्ट्रियोलर जो सर्कुलेशन है वो भी थोड़ा घट जाता है, और उसमें देखते हैं, हम लोग देखते हैं अपीयर्स द पेल अपीयरेंस, जिसको हम बोलते हैं फ्लेग्मेशिया अल्बा डोलेंस बाद में। सो रेडनेस या कंजेशन, वार्मथ, वहां पे थोड़ा गर्मी होना, वहां पे अगर बिकॉज ऑफ ये वेनस ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है, आर्टेरियल पार्ट इज ओपनिंग ओ इज ओपन एंड वेनस पार्ट इज क्लोज्ड, तो उसमें क्या होता है, एक इडिमा फॉर्मेशन होता है, क्योंकि पूरा पूरा तो प्लाज्मा तो लिम्फेटिक से ज्यादा नहीं है, तो उसमें क्या होता है, एक इडिमा हो जाता है, और जो इडिमा होता है पीटिंग टाइप ऑफ इडिमा होता है, यानी कि अगर हम उंगली से वहां पे दबाएंगे तो वहां पे एक पिट फॉर्मेशन कर जाएगा, या उसको दब जाएगा वहां पे। सो वहां पे टेंडरनेस ऑफ द काफ मसल, काफ मसल जो होता है, अगर उसको अगर हम कॉम्प्रेस करेंगे तो वहां पे टेंडरनेस होता है, जिसको हम बोलते हैं मोजेस साइन। और लेग संग सरकमफरेंस अगर हम देखेंगे तो लेग सरकमफरेंस, वो दूसरा पैर से, जो पैर इफेक्ट हुआ है दूसरा पैर से ये ज्यादा होता है। और एक होमन साइन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ये काफ मसल पेन होता है, अगर हम फुट को डॉर्सिफ्लेक्स करेंगे और नी को बेंड करके, तो वहां पे एक पेन होता है। तो ये जो थोड़ा जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, इसमें हम ये कर सकते, हम सोच सकते हैं कि द पेशेंट इज हैविंग डीवीटी। बट जैसे हम बोल रहे हैं कि नीचे में लिखा हुआ है, जैसे रिमेंबर वेरी ऑफन द पेशेंट इज कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक एट द ऑनसेट, जब जब ऑनसेट हो रहा है उस टाइम में ये एसिम्टोमेटिक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। नाउ अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा कफ मसल में पेशेंट बोल रहा है कि आप चलने फिरने में बहुत दर्द हो रहा है, और वो जो नी जॉइंट जो है वो फ्लेक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पैर फूल गया है, पैर में जो रेडनेस आ गया है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, कफ मसल दबाने से लग रहा है, ठीक है, अगर ऐसे पेशेंट है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये डीवीटी हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, दो लैब फाइंडिंग्स कर सकते हैं। नंबर वन इज डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं हम, उसमें क्या किसका करेंगे ना, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ वेन्स, एंड इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर। इसमें क्या होता है, हम लोग डॉपलर यूएसजी में देखते हैं कि वो वेन के अंदर अगर कोई भी ब्लड जो आने जाने का अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो वो तुरंत पता चल जाता है। और एक चीज देखते हैं, डी डायमर का वैल्यू देखते हैं, डी डायमर सीरम डी डायमर एस्टिमेशन हम करते हैं, और सीरम डी डायमर एस्टिमेशन अगर उसका वैल्यू मोर देन 500 नैनोग्राम फिब्रिनोजन इक्विवेलेंट यूनिट पर एमएल इससे ज्यादा हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, और कोई जो जो खून जो है यहाँ पे जम रहा है या क्लॉट कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर द टू वेरी इफेक्टिव टेस्ट। मगर मान लीजिए कि ये टेस्ट तो ठीक है, क्लिनिकली हम देख रहे हैं ये टेस्ट तो है, मगर और कोई चारा है जिससे हम ये डायग्नोसिस कर सकते हैं? हाँ है। वो जो है एक एक स्कोरिंग सिस्टम है। इस ये स्कोरिंग सिस्टम आपका नेट में अवेलेबल है, आप ये स्कोरिंग सिस्टम वहाँ पे डाल सकते हैं और आपको वहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि ये जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर नेट में फ्रीली अवेलेबल है, गूगल में अगर अगर आप जाएंगे वहाँ पे वेल्स डीवीटी स्कोरिंग अगर आप डालेंगे तो उसमें आ जाएगा, और उसमें वो भी दिया हुआ है, अगर इफ यू जस्ट पुट योर वैल्यू देन यू विल गेट द रिजल्ट। इसमें क्या है, वेल्स जो डीवीटी स्कोरिंग सिस्टम है, उस स्कोर में हम बोलते हैं कि ये लेस देन अगर 0 है तो ये लो रिस्क है, ये 1 to 2 इज मॉडरेट रिस्क, एंड मोर देन 3 इज हाई रिस्क। तो इसमें देखिए, जो हम लोगों ने पहले बोल के आया है कि हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में ऐसा हिस्ट्री है, मगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट का नॉन एम्बुलेटरी है, अर्थात 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 चलना फिरना जो है अगर ये कम हो रहा है, पैरालिसिस है, पैरासिस है, या प्लास्टर करके इमोबिलाइजेशन किया हुआ है इसमें, या मेजर सर्जरी हुआ है पास्ट 4 वीक्स में, और वो बेड रिडन है और 3 और मोर डेज के लिए,
या उन्होंने ट्रैवल किया है लॉन्गर देन 4 आवर्स इन प्रीवियस लास्ट 6 वीक्स में, ऐसा अगर है तो उसमें देखिए स्कोरिंग जो है +1 करके आ रहा है, और कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ इन प्रीवियस 6 वीक्स और पैलिएटिव टाइप ऑफ ट्रीटमेंट उसमें देखिए +1। क्लिनिकल फाइंडिंग्स जैसे हम लोग बोले हैं, इंटर लेग स्वेलिंग और काफ स्वेलिंग। और यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने बोला था कि अगर काफ मसल अगर ज्यादा स्वेलिंग हो रहा है दूसरा पैर से, तो यहाँ पे क्या करना है, जो टिबियल ट्यूबरोसिटी अगर है उससे 10 सेंटीमीटर नीचे अगर हम आएंगे और वहां से अगर मेजर करेंगे, तो उसका जो सरकमफ्रेंस है वो अगर दूसरा वाला जो पैर है वो वहां से नॉर्मल जो पैर है वो उसमें उसमें से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वी कैन थिंक इट्स अ obviously chances of DVT is there, and obviously the score is +1। अगर टेंडरनेस है along the deep veins और पीटिंग इडिमा है और कोलेटरल सुपरफिशियल वेन्स जो है, जो नॉन वेरिकोज वेन है ऑब्वियसली, तो उसका भी ये देखिए वहां पे वैल्यू दिया हुआ है। और अदर जो ऑल्टरनेट डायग्नोसिस है उसको भी हम लोगों को देखना है, जिसको हम डीडी में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, हेमाटोमा, क्रोनिक इडिमा, सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस ऑफ वेरिकोज वेन्स, सेलुलाइटिस ऑफ वेन्स, आर्थराइटिस, अगर बेकर सीस्ट अगर है तो उसमें ये स्कोरिंग देखिए -2 है। तो ये जो चीज है ये आप क्लिनिकल जो आप देख रहे हैं उसके हिसाब से अगर डाटा पुट करेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा, उसके वैल्यू के बाद यू कैन गो फॉर दिस यूएसजी और यू कैन गो फॉर दिस डी डायमर एस्टिमेशन। बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वॉट एवर यू गिव, जो भी आप टेस्ट देंगे उसमें पैसा लगेगा, तो वी हैव अ वेरी, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ दिस वेल्स एल्गोरिथम, दिस कैलकुलेटर, डीवीटी कैलकुलेटर। नाउ डीवीटी डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम में क्या है, अगर सिम्टम्स और साइंस अगर डीवीटी में है तो फर्स्ट इज ये लो प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी, दैट मींस वो वैल्यू अगर कम है तो हम डायरेक्टली एक डी डायमर एस्टिमेशन कर सकते हैं। अगर डी डायमर नेगेटिव है तो देयर इज नो डीवीटी। इफ डी डायमर पॉजिटिव है देन वी कैन गो फॉर दिस डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी। इफ डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी is negative, obviously no DVT. If it is positive, we can go for surely DVT. Or if the value is more, then this higher chances, so we can directly go into the Doppler ultrasonography, and if we get if the DVT is there, obviously we will get that in अल्ट्रासोनोग्राफी में वो मिल जाएगा। अगर नेगेटिव है तो उसमें फिर डी डायमर हम लोग एस्टिमेशन करेंगे। अगर पॉजिटिव डी डायमर है तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी जो है, जो पहले जेल अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर नहीं मिलता है तो फिर 1 सप्ताह बाद हम लोग को अल्ट्रासोनोग्राफी रिपीट करना है। अगर मान लीजिए कि डी डायमर अल्ट्रासोनोग्राफी भी नेगेटिव है, हम लोग को सिम्टम से लग रहा है कि ऐसा है, हो सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी नेगेटिव है और उसके बाद डी डायमर भी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली डीवीटी नहीं है, हम लोग ये दावा के साथ बोल सकते हैं। अब डायरेक्टली केस में चले आते हैं। तो केस में क्या है कि 2 केसेस यहाँ पे है। अब मैं केस में जाने से पहले फिर से मैं एक बार ये चीज मैं बोलना चाहूंगा फिर, ये जो वेल्स जो स्कोर है ये देखिएगा, हम केस में भी यूज किया है, आप देख सकते हैं। ई स्कोर को आप थोड़ा देखिएगा, और ये फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, तो इसमें अगर डाटा पुट करेंगे तो आपको एक सुविधा होगा डायग्नोसिस में। ना ये केस जो है, ये केस देखिए, ये मिस्टर के बी कल ये 65 इयर्स का एक मेल पेशेंट है, मेल पेशेंट थे। उस टाइम वो मैरिड थे और ये रिटायर्ड एक नॉन टीचिंग स्टाफ थे एक यूनिवर्सिटी के। और उसका जो कद था वो 5 फीट 8 इंची का वो थे, और वेइंग उसका जो वजन था वो 87 किलोज ऑब्वियसली था। तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है वहां से कि इसका बीएमआई ज्यादा था, दैट मीन्स ये पर्सन जो थे वो ओबेस थे। एंड ऑब्वियसली एज इज मोर देन 60 इयर्स, तो बुजुर्ग आदमी थे। तो उन्होंने क्या किया, तो ही हैड एक्चुअली उनका एक एटोपिक डार्माटाइटिस से वो सफर कर रहे थे। अगर आप नीचे की तरफ अगर जो पिक्चर दिया गया है, अगर वो उसको अगर देखेंगे तो वो पैर की तरफ देखिए कि वहाँ के लिचेनिफिकेशन हो गया है, वो काला 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 जो जो देख रहे हैं, तो एटोपिक डार्माटाइटिस का वो पेशेंट था। और एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम ये सफर कर रहे थे एटोपिक डर्माटाइटिस से पिछले 15 वर्ष से। और उसके संग संग उसका क्या था, वो पेशेंट भी थे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव सीओपीडी का, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज का। और वो स्मोकर भी थे, ठीक है ना। और इसके संग संग उसका तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन भी था, और ये 20 साल से वो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन उनका था। और उसका जो क्रॉनिक किडनी डिजीज बिकॉज ऑफ दिस हाइपरटेंशन, उसका क्या था, बिकॉज ऑफ द हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, तो उसका क्रॉनिक किडनी डिजीज भी
हो रहा था फॉर लास्ट 3 इयर्स, क्योंकि वो हाइपरटेंशन उनका जो था वो अनकंट्रोल्ड था, क्योंकि वो दवाई टाइम से नहीं लेते थे। सो इसके लिए वो एलोपैथिक दवाई वो ले रहे थे। तो ये जो डे 1 जब वो आए, तो वो 2015 में वो आए थे। और उसके बाद क्या है, वो ही वॉज मॉडरेटली मॉडरेट सिगरेट स्मोकर, मैं बोल दिया है उसको। और वो जब आए थे वहां पे पैर की तरफ अगर देखिएगा तो पैर देखिए फुला हुआ है, और उस पैर में रेडनेस जो है, ये जो इसको हम दैट इज जो इन्फेक्शन वहां पे था। तो ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ विद सीवियर सेलुलाइटिस था, इसका था लोअर लिम्ब का, बिलो नी जॉइंट। एंड मोर प्रोमिनेंट वो था अराउंड द लेफ्ट एंकल जॉइंट, वो बाँ पैर में हुआ था। एंड देयर वाज अ ग्रेट थ्रॉबिंग पेन उसमें। थ्रॉबिंग का हिंदी मुझे पता नहीं है, दब दब ऐसे करके ये पेन हो रहा था, और वो टेंडर था। और उसका काफ मसल जो था इट्स वेरी टाइट था। उसका टेम्परेचर भी था उसके संग हाई फीवर था। और टेंडर पैल्पेबल लेफ्ट इंगुइनल लिम्फ नोड, उसका जो इंगुइनल लिम्फ नोड, लेफ्ट इंगुइनल लिम्फ नोड, अगर ये ऐसे सेलुलाइटिस अगर है तो ऑब्वियसली ड्रेनिंग लिम्फ नोड जो है वो हम लोगों को एग्जामिन करना है। तो उसका पॉप्लिटियल लिम्फ नोड एंड देन ऑब्वियसली इंगुइनल लिम्फ नोड वो जो था वो उसका पैल्पेबल था बेसिकली। एंड ही वॉज अनेबल टू फ्लेक्स हिज लेफ्ट नी जॉइंट। तो देखिए, जो मैंने पहले बोल के आया था डायग्नोसिस के लिए, वही चीज लगभग हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो था, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी है, और प्रेजेंटिंग सिम्टम्स भी जो भी है उसमें ये कोरोबोरेट कर रहा है। तो उन्होंने अब जब वो एलोपैथिक डॉक्टर दिखाए थे तो ऑब्वियसली, और उसका जो फैमिली था, उस फैमिली में भी उसका एक काजिन ब्रदर था, उसका डीवीटी हुआ था, एंड ही डाइड आउट ऑफ दिस पाल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो उनके लिए अगर वो जो एलोपैथिक वो उसका जो हाउस फिजिशियन था, उन्होंने डीवीटी वो सस्पेक्ट करते हैं उनको बोला कि सर्जरी को दिखाया, सर्जरी जो का जो पेशेंट डॉक्टर जो है या हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाइए। तो बट ही ऑप्टेड फॉर होम्योपैथी बिकॉज ही हैड अ दिस फियर कि उसका जो कजिन ब्रदर था ही डाइड आउट ऑफ दैट थिंग, तो उन्होंने होम्योपैथी ट्राई करने की कोशिश की। तो ऑब्वियसली ये एरिथेमेटस डे 1 में हम लोग जो देखा था वहां पे एरिथेमेटस स्किन था लेफ्ट फुट में और एंकल में, एंड ऑब्वियसली काफ मसल में थ्रॉबिंग सेंसेशन था। टेंडर पैल्पेबल एंड डिस्क्रीट लिम्फ इंगुइनल लिम्फ नोड था, उसका फीवर था, थ्रॉबिंग हेडेक था। तो इसे सब चलते हुए हम लोगों ने उनको बेलेडोना 6C दिए थे। 6 डोजेस दिए थे एट एन इंटर, वो फ्रैक्शनल डोजेस था ऑब्वियसली। हम लोग क्या करते हैं, 30 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर बेलेडोना 6C 2 ड्रॉप देके और 4 ड्रॉप आरएस देके उसको 6 डोजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और 3 टाइम्स आकर्षण करके थोड़ा टू समवॉट चेंज द पोटेंसी। तो हम लोग इसी तरह से उनको दिए थे, एंड फॉलोड बाय प्लेसिबो। ओके, सो इट वाज गिवन इन एज पर द सेक्शन ऑफ 247, अब देख रहे हैं 6। तो इसकी ऐसे हम लोग यहाँ पे दवाई देते हैं। तो और तीसरा वाला दिन में अगर आप ये लेफ्ट फुट का जो तस्वीर है वो देखिए, पायरेक्सिया वो कंटिन्यू करा विथ हॉट स्वेट था उनके संग संग, बट विदाउट टचिंग द बेस लाइन। वो जो इसका जो टेम्परेचर था वो बगैर हॉट स्वेट हो रहा था, फिर भी टेम्परेचर बेस लाइन टच नहीं किया था, और रिलेटिव टाइकार्डिया उसको था। एरिथेमा, काफ मसल टेंडरनेस, इडिमा जो था, और अनेबल टू फ्लेक्स द नी जॉइंट जो था वो जारी था। नाउ क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव टैकिकार्डिया था और जो सिम्टम था वो कोरोबोरेट कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने पायरोजिन 200C 1 डोज दिए थे फॉलोड बाय प्लेसिबो। एंड ही एडवाइज्ड फॉर डॉपलर यूएसजी ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब, उसको हम लोगों ने एडवाइस किए थे डॉपलर यूएसजी करने के लिए टू एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नाउ डे 4 में ये इंग्विनल लिम्ब नोड जो था आफ्टर पायरोजन ये सबसाइड कर गए थे, और फीवर जो था वो सबसाइड कर गए थे। काफ मसल इडिमा थोड़ा कम था पहले से। बार्निंग एंड स्टिंगिंग पेन अफेक्टेड लिम्ब में जो था वो पैर में स्टार्ट हो गया विद लो यूरिन आउटपुट, उसका यूरिन आउटपुट थोड़ा घट गए, और लॉस ऑफ थर्स्ट उसका था। इन एक्यूट कंडीशन में ऑब्वियसली जो सिम्टम आ रहा था उसी के चलते हुए हम लोगों ने उसको एपिस मेलिफिका 200C 2 डोजेस दिए थे सैक्लैक में 1 ड्रॉप देके, और 12 आवर्स इंटरवल में हम लोगों ने उनको दिए थे। डे 5 में उसका जो यूएसजी डॉपलर यूएसजी तो था, उसका रिपोर्ट आया, वहां पे देखिए लिखा हुआ है डीप वेन थ्रोम्बस इन्वॉल्विंग पॉप्लिटियल एंड पोस्टीरियर टिबियल वेन। सो ये लेफ्ट पैर का जो था डॉपलर यूएसजी ऑफ द लेफ्ट आर्टरियल एंड वेनस सिस्टम, तो इसमें ये था। और उसके चलते हुए डे 6 में अगर आप देखिएगा स्टिंगिंग पेन वो एपिस मेलिफिका देने के बाद वो चला गया। इडिमा एंड अदर इन्फ्लेमेटरी फीचर्स जो था उसका वो थोड़ा रिड्यूस हुआ, ये तस्वीर में देखिए। और इंगुइनल लिम्फ नोड ऑब्वियसली पैल्पेबल नहीं था, तो
क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो रहा था तो हम लोगों ने प्लेसिबो दिया उनको। और डे 8th डे में फिर से सीवियर थ्रॉबिंग एंड बर्स्टिंग सेंसेशन ये रिटर्न करके आए, और उनको लग रहा था कि पैर अगर अगर नीचे रखते हैं तो ये ज्यादा हो रहा है, अगर पैर को एलिवेट करके ऊपर रखते हैं तो कम हो रहा है थोड़ा। द सिम्टोमेटोलॉजी वाज कोऑपरेटिंग विद वाइपरेट्रोवा, सो वी प्रिस्क्राइब्ड वाइपरेट्रोवा 200 सी। 2 डोजेस दिए थे, वंस डेली करके, डे 8 में। और डे 11 में हम देखिए 11तम दिन में जो है वो एट्रोशियस वार्निंग उन पैर में था, मार्कली एग्रेवेटेड एट नाइट वाइल गोइंग टू स्लीप। जब वो सोने जा रहे थे उस टाइम में बहुत सारा बायां पैर में बहुत सारा बर्निंग हो रहा था, वो एग्रेवेट कर रहा था नाइट को। और साइकोलॉजिकल जो रेस्टलेसनेस, साइकोलॉजिकल रेस्टलेस, नॉट अ फिजिकल रेस्टलेसनेस बट साइकोलॉजिकल रेस्टलेसनेस वाज एक्सट्रीम, एंड ऑब्वियसली दिस बर्निंग पेन वाज गेटिंग रिलीफ बाय अप्लाइंग कोल्ड वाटर। तो उसी के चलते हुए हम लोगों ने उनको लेकेसिस 200 3 डोजेस दिए थे, 15 ml डिस्टिल वाटर में 1 ड्रॉप देके 3 डोजेस, 10 टाइम्स सकशन करके हर रोज एक बार करके। और ये बर्निंग सेंसेशन जो था डे 14 में, ये पहले था डे 11 में, ये डे 14 में आ गया। डे 14 में क्या हुआ, बर्निंग सेंसेशन मच रिलीव्ड, नो कफ मसल टेंडरनेस एंड इडिमा, एंड माइंड वाज क्वाइट पीसफुल, सो वी अप्लाइड प्लेसिबो। नाउ डे 19 में लिम्ब देखिए ये ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया है। नाउ पेशेंट कुड वॉक फ्रीली, वो चल सकते थे कोई तकलीफ के, बगैर कोई तकलीफ के। वो बाँ जो घुटना है उसको भी मोड़ सकते हैं बगैर कोई तकलीफ के। तो इम्प्रूवमेंट था, इसलिए हम लोगों ने प्लेसिबो दिए। सो एंड उसको रिपीट डॉपलर यूएसजी करने के लिए हम लोगों ने बोल दिए थे। तो उन्होंने रिपीट डॉपलर यूएसजी, थोड़ा जैसे होता है कि ना पेशेंट का अगर एक बार रिलीफ हो गया तो फिर ये करते हैं ठीक है आज करेंगे काल करेंगे, ऐसे करते करते वो डे 33 में जाके फिर हम लोगों ने बोला कि अगर यू इट कैन कम कम बैक, सो फिर वो जाके डॉपलर यूएसजी वो किए। तो ये डॉपलर यूएसजी में देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल स्टडी इसमें दिया हुआ है, ये इसका जो था वो अभी नहीं है। माने कि पहले जो उसका जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस था वो अभी नहीं है। सो ऑब्वियसली नो मेडिसिन वाज गिवन, वो कोई दवाई नहीं किया था। और ये पेशेंट को हम लोगों ने क्या किया, वो नेक्स्ट 7 साल तक, सो इट वाज इन 2015 टिल 2022 दैट पेशेंट वाज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन। हम लोगों ने बोला था कि अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि वो जो दवाई उसका एलोपैथिक जो दवाई था वो चल रहा था, उसके संग संग हम लोगों का दवाई चल रहा था। ऐसा तो कोई बात नहीं कि हाइपरटेंशन का दवाई हम लोग विदड्रॉ कर लेंगे, या सीओपीडी के लिए वो, और सीकेडी के लिए जो भी दवाई ले रहे थे उसको हम तो विदड्रॉ नहीं कर सकते डायरेक्टली। मगर कीपिंग ऑल दोस ड्रग्स देयर along with that, depending on the symptomatology, हम लोगों ने अपना दवाई दिए थे और फिर भी देखिए वो काम किए। और हम लोगों ने नेक्स्ट 7 इयर्स तक हम लोग उसको फॉलो अप किए, और ये डीवीटी जो था उसको ये वापस नहीं आए थे। उसके बाद इसका जो एंटीसोरिक था, वो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन लेके हम लोगों ने एंटीसोरिक उनको ड्रग दिए थे, और ये वापस नहीं आए थे। नाउ ये जो जो केस था, ये फर्स्ट पहला केस था इसका। ये जो हम लोगों ने केस रिपोर्ट किए थे, इसके पहले डीप वेन थ्रोम्बोसिस के ऊपर कोई भी केस रिपोर्ट कोई पबमेड इंडेक्स जर्नल में नहीं था। दिस इज द फर्स्ट केस रिपोर्ट फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम होम्योपैथी ऑब्वियसली। तो ये निकला था वहां पे। नाउ दूसरा वाला एक केस की तरफ हम ये भी हम बोलना चाहेंगे। ये केस क्यों बोलना चाहेंगे कि इसमें अगर देखिएगा ये एक ये जो इसका थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम बोल देंगे तो इसमें समझ में ज्यादा ये होगा। ये भी बुजुर्ग आदमी हैं, और ये प्रॉब्लम इनका ये है, ये जहाँ पे रहते हैं यही एक्चुअली लिव्स इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, थोड़ा पुराना है, उसमें लिफ्ट नहीं है। और जब हम लोगों के साथ वो एक्चुअली कांटेक्ट किए थे उस टाइम में, तो ही वाज नॉट एबल टू कम डाउन फ्रॉम हिज प्लेस बिकॉज ऑफ हिज लोअर एक्सट्रीमिटी कंडीशन। तो वी विजिटेड, ये हम लोग का स्टूडेंट का एक ये था, तो हम लोगों ने उनको देखे। और ये जो पहले जो जो दिन था 2023 में आप देख सकते हैं, तो इसका जो पहले जो कॉम्प्लिकेशंस था वो वेनस अल्सर था। एंड हम लोगों ने पॉसिबल डीवीटी क्यों कहा है इसमें, क्योंकि ये
बुजुर्ग के लिए हम लोग ने जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए जो हम जैसे हम लोगों ने बोला है कि उसका डॉपलर यूएसजी करवाना होता है, तो डॉपलर यूएसजी ये जो महाशय थे ये करवा नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस लेग कंडीशन। वो नीचे नहीं उतर पा रहे थे वो चौथा मंजिल से। तो उसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है, और इसका इसके ये ट्रीटमेंट में हम बाद के स्लाइड में आते हैं। तो पहले वाला जो दिन था इसका अपीयरेंस ऐसे था, और इसमें देखिएगा इसका पैर का जो रेडनेस था, उसका अल्सरेशन था, यू कैन सी द स्वेलिंग। पैर का जो स्वेलिंग था वो आप देख सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर पैर की तरफ देखते हैं तो पैर में देखिए वो काला काला पड़ गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेनास्टेसिस पिगमेंटेशन। इसका जो वेरिकोज वेन इसका था, ठीक है ये तो इस वेरिकोज वेन के चलते हुए उसको ये हो रहा था, और ये जो अल्सर जो था ये दैट इज अ वे बिकॉज ऑफ वेरिकोज वेन ओनली। और वेरिको और वहाँ पे लोकल सेलुलाइटिस होके ये जो अपीयरेंस जो था ये हुआ था। तो डे वन वाज लाइक दिस। उसके बाद में हम लोगों ने उनको क्योंकि वो यूएसजी करवाने के लिए जा नहीं सकते थे, मगर हम लोगों ने एडवाइस किया कि आप ब्लड टेस्ट करवाइए। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करवा सकते थे, और हम लोगों ने बोला था कि डी डायमर इज वन ऑफ द मेजर क्लू फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस if it is more than 500 nanogram FeU per ml. So it is more than 500. You can see the D dimer value was 1929. एंड ये जो दिन आप देख सकते हैं 27 सितंबर 2023 इसका रिपोर्ट डेट है। और इसका जो पास जो था वहां पे, तो वो भी हम लोगों ने कल्चर करवाया कि देखते हैं पास में अगर कोई ऐसा कोई है सेकेंडरी इन्फेक्शन कुछ है, तो वहां पे पास में कोई सिग्निफिकेंट कोई पैथोजन वहां पे नहीं मिला है 48 आवर्स में। और अगर ये ब्लड का अगर रिपोर्ट अब देखेंगे तो उसमें देखिए कि इसमें इसका जो ऑब्वियसली ये लिम्फोसाइट्स थोड़ा कम है, उसका हीमोग्लोबिन परसेंटेज आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट थिंग, बट माय प्राइमरी गोल इज दैट ये डी डाइमर वैल्यू। तो डी डाइमर वैल्यू बहुत सारा चीज के लिए बढ़ सकता है, मगर ये डीवीटी के लिए है कि नहीं, इसलिए हम लोगों ने ये जो वेल्स क्राइटेरिया जो मैंने आपको बोल रहे थे कि इसका जो ऑनलाइन ये मिलता है, यू कैन डू दैट थिंग। तो उसका जो सिम्टोमेटोलॉजी था उनके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने ये जो वेल्स जो स्कोरिंग सिस्टम है इसमें डेटा हम लोगों ने पुट किए थे, और ये इसका जो वैल्यू आ रहा है आप देख सकते हैं, वैल्यू इज 3. So if it is more than 2, obviously we can think of more than 3. Obviously, there is a surest case of DVT. More than 2, and obviously it's a severe form of DVT. And if it is more than 3, so it was a result more than 2 and at 3, not more than 3. So obviously Wales criteria is ये follow कर रहा था। तो ये DVT हम लोगों ने सस्पेक्टेड DVT इसलिए हम लोगों ने इसको कहा है। और अगर देखेंगे आप तो उसका जो दवाई था वो हम लोगों ने दवाई दवाई हम बाद में आ रहे हैं। तो इसके उस जगह स्टार्ट किए हैं, तो दवाई देने के बाद यू कैन सी द चेंजेस दैट इज ऑन द डे 14th। और डे 14th में अगर दवाई देने के बाद डी डाइमर फिर से हम लोगों ने रिपीट करवाए हैं उनका। पहले जो था इसका डी डाइमर लेवल इट वाज 1929। उसके बाद 14तम दिन में ये आ रहा है 1514। और ग्रेजुअली वो पैर का जो ये पहले वाला जो जो डे वन का जो पैर का जो अपीयरेंस इनका है, और इफ यू सी द पैर का अपीयरेंस ऑन द डे 14th यू कैन सी द चेंजेस। नाउ नेक्स्ट इज that is on day 16th it is gradually improving, and obviously that is on day 18th you can see। और उसके बाद हम फिर आते हैं यहाँ पे, ये on day 18th now it was possible for him because of this changes in his leg, वो नीचे उतर पाए, वो जा पाए, और जाके फिर वो ये उसको डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी किया करने के लिए हम लोगों ने दिए थे, तो वो वहां पे जाके ये डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करवाए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वहाँ few incompetent perforator veins are seen in bilateral lower limbs इसमें, और small subcutaneous varicosities are seen in the left lower calf and ankle along the middle aspect, diffuse circumferential subcutaneous edema and cellulitis changes in the right calf. Now this ये this incompetent perforator vein was observed in 50.91% of patient with chronic deep vein thrombosis।
ये एक जर्नल का यूरेशियन जर्नल ऑफ मेडिसिन 2018 का एक ये पबमेड इंडेक्स जर्नल है, उसका एक स्टडी था। उसमें ये आया था, अगर इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर वेन्स अगर है, ये इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर वेन्स दिखाई पड़ता है 50.91% ऑफ पेशेंट दोज हु एक्चुअली सफर फ्रॉम क्रोनिक डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो इनका इस टाइम में अगर जब करवाए थे तो उस टाइम में डीप वेन थ्रोम्बोसिस उसका नहीं था, मगर उसका डिफ्यूज सर्कम्फरेंशियल सबक्यूटेनियस इडिमा था एंड सेलुलाइटिक चेंजेस था राइट कफ में, और फ्यू इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर वेन्स आर सीन इन बायलैटरल लोअर लिम्स। सो दोनों पैर में ये था। तो अगर हम लोग इस, ये हो सकता है कि डे 18 में इसका यूएसजी का रिपोर्ट ऐसा आ रहा है, मे बी देयर वाज सम वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और वेनस थ्रोम्बस वाज देयर, जो ट्रीटमेंट के जरिए चल गया है। क्योंकि ये जो हो रहा है इसका ये चेंजेस अगर ये आ रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, सो ऑब्वियसली वी कैन से ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के चलते हुए ये चेंजेस आ रहा है। तो हो सकता है, क्योंकि हम लोग दावे के साथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि पहले वाला यूएसजी हम लोगों के पास पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसीलिए पॉसिबल डीवीटी अब बोल रहे हैं। इसके डीवीटी के लिए जो इसका द पॉजिटिव फाइंडिंग्स और द व्हाट वी कैन से, ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कि अगर हम इसका जो क्या बोलते हैं इसको, फेवरेबल जो पॉइंट्स अगर हम बोलेंगे तो डीवीटी वाज वेरी हाई, ये दिस थिंग द डी डाइमर रिजल्ट वाज वेरी हाई एंड ऑब्वियसली वेल स्कोर वाज 3। so we can obviously clinically think it was case of DVT. Now day 18th में no evidence of deep venous thrombosis is seen in either lower limb, and bilateral cephalofemoral junctions are competent, few incompetent perforator veins. So incompetent perforator veins मिलता है deep vein thrombosis chronic DVT का जो पेशेंट है उसमें। तो ये भी एक डायरेक्ट एविडेंस अगर नहीं भी है तो इनडायरेक्ट एविडेंस हो सकता है। Now you can see on day 32, this was the picture. This is the picture of the patient's foot, dynapair का जो changes आप देख सकते हैं, and this is on day 46. And obviously फिर से वो नवंबर में फिर हम लोगों ने डी डायमर एस्टिमेशन करवाए हैं, और ये ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव वैल्यू है। और देखिए जो उसका वैल्यू जो है ये क्वाइट नॉर्मल, इट्स 0.60। so obviously that is far low than what it was initially. so तो ये 0.05 से लेस देन होने से अच्छा होता है, मगर ये इट केम डाउन टू 0.60। सो दैट इज ऑन डे 46। ये इसका जो रिजल्ट जो था ये इसका था। तो ये जो ड्रग्स इन 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 महाशय के लिए जो ड्रग्स जो लगे थे हम लोगों का इनिशियली, इन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशियल जो इन्फेक्शन जो था, इनिशियल इन्फेक्शन के लिए हम लोगों ने वी स्टार्टेड विथ कैलेंडुला, एंड ऑब्वियसली लेटर ऑन इसका जो सिम्टोमेटिक चेंजेस हुआ, फिर उसके बाद में इसका जो ड्रग आया था वो पाल्सिटिला। सो आफ्टर डूइंग द केस टेकिंग, सो पाल्सिटिला 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे हम लोग दिए थे। और सो फॉर माइंड दिस थिंग, तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि होम्योपैथी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है इन वेरी सीरियस क्लिनिकल कंडीशंस लाइक डीवीटी और डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। तो हम लोग ये क्योर कर सकते हैं, एंड प्रोवाइडेड द ड्रग्स आर नीडेड टू बी केयरफुली सिलेक्टेड। जो भी हम लोगों का जो ड्रग जो आएगा, एज हम लोग जैसे बोलते हैं कि वेल टेकन केस इज हाफ क्योर। तो पहले ही हम लोगों को क्या करना है, केस टेकिंग बहुत सावधानी से करना है, बहुत होशियारी से करना है। और ऑब्वियसली जैसे जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अगर हम सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स उसमें ऐसे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी कैन सिलेक्ट द ड्रग विच इज होम्योपैथिकली, आई मीन होम्योपैथिक टू द केस। एंड अगर ये केयरफुली अगर सिलेक्ट अगर हम लोगों ने किया है, इंडिविजुअलाइजेशन अगर ठीक से किए हैं, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम एंड पर्सनलाइज डेटा अगर ये हम लोगों ने ठीक से लिए हैं, क्योंकि ये और टू फॉर्म द टोटलिटी एंड देन कंसिडरेशन ऑफ द पैथोजेनिसिटी लेवल एंड द प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, ये चीज हम लोगों को करना है। सो एंड होम्योपैथी में ऑल्सो बी सेफली यूज्ड इन पेशेंट विथ अदर कॉन्वेंशनल ड्रग। ये एक चीज है क्योंकि अगर कॉन्वेंशनल अगर ड्रग चल रहा है, फिर ये एक्यूट कंडीशन में, ऐसे एक्यूट कंडीशन में हम लोगों का होम्योपैथिक ड्रग जो है ये काम करेगा कि नहीं करेगा, हम लोग समटाइम्स पीपल बिकम्स वेरी स्केप्टिक रिगार्डिंग, ये स्केप्टिक हो जाते हैं कि संशय पूर्ण हो जाते हैं कि ये होम्योपैथी इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत सारा दवाई खा रहे हैं,
हाँ होता है। इफ द सिम्टोमेटोलॉजिकली इज देयर, सिम्टोमेटोलॉजिकली सिम्टम्स अगर उसमें है, और ठीक से हम लोग उस सिम्टम्स को अगर पिक कर पाए, अगर उसको चूज कर पाए, तो हम लोग होम्योपैथी से भी ये ठीक कर सकते हैं। मोर सच केस रिपोर्ट। और एक चीज बोलना चाहेंगे कि अगर अगर हम लोग पब्लिश करेंगे, तो ये हम जानते हैं कि क्योंकि ये आईएफपीएच में और इन हम लोगों का देश में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होम्योपैथ है, प्रैक्टिसिंग ऐसे होम्योपैथ है, शायद उन्होंने डीवीटी क्योर किए हैं, या शायद क्यों, मैं जानता हूँ उन लोग क्योर करते हैं, क्योर किए हैं, मगर वो केस रिपोर्ट जो था ना, वो केस रिपोर्ट ये उसमें उभर के नहीं आता है। अगर केस रिपोर्ट में या एविडेंस की तरह अगर कोई पब्लिकेशन में ये उभर के नहीं आता है, तो फिर ये क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो हम यही आशा करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स अगर जूनियर कोई है या कोई भी प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ है जो बहुत सारे ऐसे केस ट्रीट करते हैं, कि आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि इसको पब्लिश करने के लिए और ठीक ठाक जर्नल में। तो उसमें क्या होगा, तो वो ऐसा केस रिपोर्ट अगर उभर के आएगा, तो हम लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, एविडेंस बेस्ड, जो हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आजकल के जमाने में जो बोल रहे हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, तो वो आएगा, तो ये हम लोग कर सकते हैं। सो ये बात के साथ मैं मेरा जो आज का जो स्पीच था, मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। आईएफपीएच को और डॉक्टर शाहनी और जो भी आईएफपीएच के जो भी बुजुर्ग कर्णधार है, तो उन लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनके। और जो भी मैडम आज मुझे इंट्रोड्यूस करवाए, सो नाइसली, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, थैंक यू डॉक्टर सबसे। मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से, और आपने बहुत ही साइंटिफिक वे में इसको प्रेजेंट किया है। अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। ये हाँ सर। हाँ, बहुत ही साइंटिफिक वे में आपका एक्सप्लेनेशन है। और आपने बहुत अच्छा बात कहा कि अगर हम लोग इसको पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश कराते हैं, तो पीयर रिव्यू का जो है ऑथेंटिसिटी होता है। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इसमें इस पब्लिकेशंस को जब आप, अगर आप सीसीआरएच के जो एक डाटा बनाया है उस पर भी अपलोड किया जाए, तो ये बड़ा ये भी डाटाबेस सीसीआरएच बना रहा है क्योर्ड केसेस का, तो उस पर भी अपलोड किया जा सकता है। ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन होगा। और आपने जो सब्जेक्ट को आज बताया है, यह निश्चित रूप से चैलेंजिंग तो है ही, लेकिन एक बात तो जरूर है कि अगर सिस्टमेटिक होम्योपैथिक तरीके से क्लासिकली हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि आपने किया है, तो वो आपको निश्चित रूप से बढ़िया से रोगी को ठीक करता है। और इस तरह के जो केसेस को मैंने भी देखा है, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने खास करके पेशेंट का कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के साथ भी था। हाँ, आपने जो एक एनालिसिस किया है, वो एनालिसिस मैंने नहीं किया था, मुझे जानकारी नहीं है था उस समय में, तो मैंने नहीं किया। लेकिन केस ठीक हुआ, गैंग्रीन टाइप का था, लोग बोल रहे थे कि पैर को काटना पड़ेगा, लेकिन वह ठीक ठीक हो गया, और अभी भी वो ठीक है। तो डरना नहीं चाहिए, है ना, इस तरह के केस में डरना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं एलोपैथी में नहीं ठीक होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये से लाभ होता ही है ना। और किन्हीं को कोई सवाल हो तो आप बताइए। डॉक्टर नेहा जी, आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी सर। मतलब बहुत ही बढ़िया केस प्रेजेंटेशन थी। मैंने कमेंट बॉक्स में भी वो टाइप किया था। तो मतलब कि जो फर्स्ट केस था जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो डॉपलर रिपोर्ट है उसमें भी चेंज आ गया। तो इस तरह की जो केसेस हैं, अगर हम मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस का फर्स्ट केस उसमें पब्लिश हुआ, तो इस तरह के जो एक्यूट और सर्जिकल केसेस होम्योपैथी से जो ट्रीट होते हैं, दैट गिव्स अ वेरी, बहुत ही बढ़िया बूस्ट देते हैं सभी को कि कि इस तरह के केसेस भी हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ले पाए और आगे इस तरह से पब्लिश कर पाए। तो डॉक्टर सप्तऋषि का बहुत ही बढ़िया केस प्रेजेंटेशन था। और डॉक्टर सप्तऋषि, मैं पूछना चाहूंगी इसमें, जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरकरेंट या एंटी मियास्मेटिक हम देते हैं, तो वो क्या मेडिसिन हम इसमें मोस्टली यूज कर सकते हैं? जैसे लेकेसिस और वो जो आपने दिया, वो तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे था। एंटी मियास्मेटिक में हम क्या देते हैं? और
एक्चुअली देखिए, एक्यूट कंडीशन में उस टाइम में तो हम उसका जो एंटीमाइजेटिक ट्रीटमेंट, ऐसे तो एक्यूट कंडीशन में हम एक्यूट जो जो भी ड्रग आ रहा है उसको हम दे रहे हैं। उसके बाद अगर एक बार क्यूर हो गए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उनके फुल केस टेकिंग करते हैं। और ओके। केस टेकिंग करने के बाद रेपर्टरी करके जो भी ड्रग आता है फिर उसको हम माइमेटिक कंसिडरेशन लेके जो भी ड्रग आ रहा है वैसे हम जाते हैं। और जो भी माज़म का प्रिडोमिनेंस जो आता है तो पहले वो उसी उसके माज़म के हिसाब से जो ड्रग सिलेक्ट होता है तो उसको ऊपर हम लोग जाते हैं। और फिर उसके बाद जो भी एंटीसोरिक उस पे उसके बाद आते हैं। तो इस केस में आपने बाद में इनको एंटी, जैसे बाद आपने में, 7, हाँ, बाद में इनको कैलकेरिया कार्ब लगा था। अच्छा अच्छा, कैलकेरिया कार्ब आपने एंटी मियास्मेटिक दिया। ये एंटीसोरिक है, ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द ओके। बेस्ट एंटीसोरिक। सो ओके। कैलकेरिया कार्ब देके फिर उनके बाद हम लोगों को और कुछ नहीं करना पड़ा। फिर एक बार सल्फर दिए थे हमने। तो सल्फर। और हाँ, तो और उसके बाद 7 इयर्स वो हम लोगों का टच में थे और हम्म। उसको वो वापस नहीं आया। तो अच्छा। ये उसके बाद तो हम टच में और नहीं रहे। और और हम लोगों का यहाँ पे ये होता है कि देखिए, मान लीजिए कि हम लोग का हॉस्पिटल में जो भी गवर्नमेंट हम लोग का हॉस्पिटल है यहाँ पे, ये हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं हम लोग के यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने, वो इकोनॉमिकली बहुत पुअर होते हैं। हाँ जी। हाँ, दो तरह का पेशेंट हम लोग का आता है, एक फिल्दीली रिच होता है और एक इकोनॉमिकली बहुत पुअर होते हैं, जो ज्यादातर पुअर पीपल आते हैं। और उन लोगों के लिए क्या होता है कि ये जो फैसिलिटीज जो है, ये जो अगर, क्योंकि क्यों हम ये बात बोल रहे हैं, उसी के उसके बाद मैम ने और भी केसेस देखे हैं जिसमें क्या हो रहा है कि पहले वाला अगर डेटा है, एक बार ठीक हो गए, दूसरे टाइम में अगर बोल रहे हैं कि हम यूएसजी करवाइए या डॉपलर यूएसजी या ये डी डायमर एस्टिमेशन करवाइए, तो वो लोग भाग जाते हैं क्योंकि इसमें अच्छा। खर्चा ज्यादा होता है। क्योंकि नॉर्मल यूएसजी तो नहीं है, डॉपलर यूएसजी में खर्चा हम्म, ज्यादा होता है। और बिल्कुल। ये एक तकलीफ हम लोगों का कि एक होता है, इसीलिए वो वेल स्कोर जो है या पिक्टोरियल जो प्रेजेंटेशन जो है, हम वो लोग वो चीज हम लोग रखते हैं। हम्म, और अगर मौका मिलेगा फिर हम और सारा बहुत सारा केसेस है, मैं हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ कुछ अच्छा। एक्यूट जो है जैसे केसेस है, जैसे मान लीजिए फेशियल नार्व जो है हम लोगों को वहाँ पे हार्पेटिक इन्फेक्शन है, उसको देन ऑब्वियसली जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो है उसको इन्वॉल्व किया हुआ है, उसका जो केसेस है वो कितना जल्दी वो ठीक होता है हम लोगों का ट्रीटमेंट में। तो ये देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ केसेस विच वी कैन हाँ, डिस्कस। इस तरह के केसेस आई वुड से हम जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक जर्नल में पब्लिश करते हैं, ये कुछ केसेस हमारे एलोपैथिक उसमें भी जर्नल्स में जाने चाहिए, क्योंकि वहां पे एज अ कंपैरेटिव देखा जाएगा कि सर्जिकल ट्रीटमेंट के मुकाबले कैसे होम्योपैथी नॉन ये सर्जिकली इसको अगर ट्रीट वो कर रही है। अगर दैट अगर वुड आप, बी हाँ, और वो एक तरह की अचीवमेंट रहेगी। पर आई ये गेस। टांग का जो केस आपने बोला है उस टाइम में केस रिपोर्ट में, वो मगर वो एलोपैथिक जर्नल में ही है। मेरा जो भी पब्लिकेशन है वो होम्योपैथिक जर्नल में अभी तक एक दो है, मोस्टली एलोपैथिक जर्नल में है या दूसरा मेडिसिन जो है उसका जर्नल में है। दैट इज वेरी ये कमेंडेबल, बहुत ही हाँ, मतलब। पर्पसफुली हम लोग करते हैं कि ये लोग देखें कि होम्योपैथी एट पार है उनके साथ सब। बिल्कुल 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 जो भी हम लोगों का जो स्कोप है, हम लोगों को उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। जो भी बिल्कुल। लिमिटेशंस है हमको देखना चाहिए। लिमिटेशंस में अगर इफ वी नो आवर लिमिटेशन एंड देन वी कैन इजीली एक्सप्लोर आवर स्कोप। तो ये तो नहीं हो सकता कि हर एक चीज हम उसको ठीक कर सकते हैं, बट जो भी हम्म, ठीक कर सकते हैं हम लोगों का सिस्टम, बिल्कुल। तो वो हम लोग कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं उसको डेटा हम लोगों को रखना चाहिए। यस। सवाल और किए थे लोग ने कि आर्टिकल बहुत सारा पब्लिश नहीं करवा पाते। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जब तक हर एक एडिटर का एक अपना दायरा होता है, वो किस तरह का चाहता है और उसके हिसाब से ही आपको केस रिपोर्ट देना पड़ेगा, है ना। तो हाँ ये सर, ये तो है। और अब अगर आप हम लोग देखेंगे CCRH का, वहाँ पे अगर वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें एकदम वहाँ पे जो जैसे हम लोग केस रिकॉर्ड केस सीरीज कैसे पब्लिश करना है, केस रिपोर्ट कैसे पब्लिश करना है, अगर ये पूरा का पूरा डेटा वहाँ पे दिया हुआ है। अगर वो जो उन लोगों का किया हुआ है, अगर हम लोग वो फॉलो करेंगे तो फिर जो पीयर रिव्यूड जर्नल जो है वो रिजेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है। मगर वो लिखना जो है, इन ये भी एक खूबियां है, ये भी हर एक को नहीं आता है। तो एक टीम करके अगर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर है, मान लीजिए जो मैं जो करता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि हम मैं कर रहा हूँ मैं ही लिख रहा सर हूँ, अगर थोड़ा सा टीम आप है। स्टॉप करेंगे सर, हाँ हाँ। क्योंकि डॉक्टर धनेश का रिमाइंडर आ रहा है इंग्लिश सेशन के लिए। थैंक डॉक्टर नेहा कक्कर जी, हम लोग जी जी। डॉक्टर सप्तरी को धन्यवाद देंगे
हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सप्तऋषि चौधरी का इतने बढ़िया केस प्रेजेंटेशंस के लिए, और आगे भी हम आशा करते हैं इस तरह के केसेस डॉक्टर सप्तऋषि हमारे साथ शेयर करेंगे। और IFPH के लिए बहुत ही ये एक बहुत बढ़िया फोरम रहता है ऐसे केस प्रेजेंटेशंस के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सप्तऋषि। और अब हमारे इंग्लिश सेशन का टाइम हो गया है, तो मैं हैंड ओवर करती हूँ सेशन डॉक्टर धनेश को।